Good morning, everyone. Today, we'll proceed to the next topic, that is problems of industrial development in India. Problems of industrial development in India. So, क्या दिक्कतें आई हैं या what are the problems? क्या problems है regarding the industrial development? Why it has not been developed? The industrial development has not taken place, and there are many 5-year plans in which the focus was made to industrialize the Indian economy. तो क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडियन इकोनॉमी में जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रास्ते में एक रोड़ा बनकर रहती हैं? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी. So, the first role or the first problem is shortage of power. Shortage of power. When we talk about power, we talk about electricity, we talk about coal, we talk about oil, we talk about when we talk about electricity, इसमें फिर थर्मल पावर भी आ जाता है. बट जो मेजर सोर्स है इंडिया में, दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि पानी से विद्युत जो है पैदा की जाती है. शॉर्टेज ऑफ पावर मीन्स एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स देर इज़ डर्थ ऑफ और स्केरसिटी ऑफ पावर जनरेशन. पावर जो है जनरेट नहीं की जाती सभी राज्य में और पावर कट्स होते हैं. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को पावर की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है ऑपरेट करने के लिए. तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का फोकस जो है उन स्टेट्स में रहता है जहाँ पर पावर सप्लाई अच्छी हो, जहाँ पे कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिल पाए. तो ये ऑल ओवर इंडिया में जब तक पावर सप्लाई नहीं होगी, दिस विल बी दी प्रॉब्लम. सो बिकॉज द इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन द पावर ओनली, और वो पावर भी कंटिन्यूस चाहिए होती है और हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है. देन द सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज़ इनसफिशिएंट कैपिटल. इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमें पता है देयर आर वेरियस स्केल इंडस्ट्रीज़, चाहे लार्ज स्केल है, चाहे मीडियम स्केल है, चाहे स्मॉल स्केल है. ये लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर सब कैपिटल जो है ज़्यादा चाहिए होता है. देर इज़ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल. You cannot, anyone cannot start the business with a small capital. If the person wants to start the organization or enterprise at medium and large scale. तो जो मीडियम और लार्ज स्केल की जो रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इंडिया इज़ ए डेवलपिंग नेशन, इन दैट केस समहाउ देर इज़ अनसफिशिएंट कैपिटल. मतलब जितनी कैपिटल, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको अच्छी करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ चाहिए, तो इन दैट केस कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड. तो यहाँ कैपिटल जो है सफिशिएंट कैपिटल नहीं जनरेट हो पाता. इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने FII और FDI अलाउ किया हुआ है. FDI जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रेरित किया जा सके और वो ये यहाँ पर जो ये कमी है पूरी करें और वो कैपिटल अपना जो है इंडिया में इन्वेस्ट करें, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके. सो दीज आर two problems. The third problem, it is insufficient economic infrastructure, or you may say insufficient infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है. इनसफिशिएंट का मतलब जितनी आवश्यकता है वो उतनी नहीं है. व्हेन वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर दी बॉडीज विच आर मेड फ्रॉम कंक्रीट, आयरन बार्स, लाइकवाइज. अब इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? रोड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट मीन्स देर आर नो प्रॉपर रोड्स. हालांकि गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. इसके अलावा रेलवेज आर देयर. देन वाटरवेज, यानी दी शिप्स एंड कार्गोज, उसकी भी कमी है. वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक यार्ड्स आर देयर. एयरवेज, उसके लिए फिर वो जो एयरपोर्ट है उसमें भी कमी है, हर जगह नहीं अवेलेबल है.
क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन लगभग हर जगह पर वांटेड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण, रोड्स की कमी होने के कारण रॉ मटेरियल को लेकर आना, फिनिश प्रोडक्ट्स को छोड़ना, उसको ड्रॉप करना डिफरेंट साइट्स पे, वो मुश्किल हो जाता है. दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम. देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड टेक्निक, प्रॉब्लम ऑफ use of old technique, plant and machinery. That means जो लेटेस्ट मशीनरीज हैं और जो प्लांट है, ज़्यादातर बिकॉज जब नई टेक्नोलॉजी आती है, और ये टेक्नोलॉजी अभी पीछे 1 डेढ़ 2 दशक से काफ़ी जल्दी चेंज हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अपग्रेड दी टेक्नोलॉजी. जब नई टेक्नोलॉजी है तो पुरानी ऑब्सोलीट होने लग जाती है. तो ज़्यादातर पुरानी इंडस्ट्रीज़ में जो, बिकॉज द कॉस्ट इज़ इट इज़ वेरी कॉस्टली, हज़ारों करोड़ रुपए की जो प्लांट एंड मशीनरी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है बाय दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. तो जब ये इन्वेस्ट कर दिया जाता है, अभी ये पुराने समय में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस या एंटरप्राइज एस्टेब्लिश किए गए हैं, दे यूज़ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस नहीं हो पाती इन कंपैरिजन टू दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी इज़ बीइंग यूज्ड. और इसके साथ साथ क्वालिटी है, स्पीड है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है. तो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी मशीनरीज़ हैं या प्लांट है, ये सारे शॉर्ट कमिंग्स इसमें या प्रॉब्लम्स रहते हैं. देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम of industrialization, that is problem of research and innovation. Research and innovation, according to the uh, the previous data, about say less than 1% is being expended in India for research and development projects. तो जो R&D पर जो खर्चा किया जाता है इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंडिया में 0.88 है, जबकि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर ये जो बोला गया है 2% प्लस होता है, 2% या 2% से ज़्यादा. तो इसमें कंपैरेटिवली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज दे स्पेंड लेस, ये कम खर्चा करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जिससे कि इनोवेशन, जो नए तरह के टेक्निक्स को इन्वेंट करने का जो प्रोजेक्ट जो रहते हैं वो स्लो रहते हैं, या फिर अच्छी लैब्स हमारे यहाँ इस्टेब्लिश नहीं हो पाती. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि अगर हम इफ़ यू आर नॉट एबल टू इम्पोर्ट दी टेक्नोलॉजी, वी शुड बी एबल टू innovate it, we should be able to invent it within the country, but that is also not possible due to the scarcity of good quality labs. वो लैब्स इसलिए नहीं है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है कंपनीज़ के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, वो लगभग 0.88% है, यानी 1% भी पूरा नहीं है, जबकि जो प्रमाप हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो 2% मिनिमम होना चाहिए, 2% ऑफ द total revenue. The next problem, that is problem of raw material. So when we talk about raw material, availability of raw material means good quality raw material. It should be available at the cheapest or the fair price, but for certain industries, either it is not available for the within the whole year, that means it is not available in whole year, in all the months of the year, पूरे सभी महीनों में अवेलेबल नहीं हो पाता. अब अगर हम मैनी इंडस्ट्रीज दे इम्पोर्ट द रॉ मटेरियल, वो बाहर से ही हमें आयात करना होता है. तो इस यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स. हालांकि उन कंट्रीज़ में जिन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया इंडिया में, वो खुद दे डोंट अलाउ सच टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन देयर कंट्री, सो दे हैव एस्टेब्लिश देयर एंटरप्राइजेस इन द डेवलपिंग नेशंस. इस तरह जैसे इंडिया है और डेवलपिंग नेशंस में उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, तो वहाँ से ही रॉ मटेरियल लाना पड़ता है. दे सप्लाई दी रॉ मटेरियल ऑफ chemical fertilizers, engineering
लॉजिस्टिक्स, है ना, ऑटोमोबाइल, इसमें खैर ऑटोमोबाइल में अभी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत देर आर मैनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दोज हु आर competing with the international brands. टाटा इज़ वन ऑफ देम. सो टाटा का मार्केट शेयर पीछे करीब 3 4 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. इसके साथ साथ कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर्स हैं इनको भी फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसकी जो कंजम्पशन है, इसका यूज़ है, ये काफ़ी बढ़ रहा है लगातार. सो इफ़ वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दीज टाइप ऑफ रॉ मटेरियल विद इन दी कंट्री. इसके अलावा लिथियम बैटरी, ये भी जो है हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है. दैट इज़ ए पार्ट ऑफ every, almost every electronic device. So there is a problem of raw material because it is not available within the country. So import करने में we will have to, or we are supposed to expend more. अगर वो महंगा अवेलेबल है तो महंगा ही खरीदना होता है if we require good quality raw material. So that is also, है ना, अगर हमें कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदने हैं तो मैनी अल्टरनेटिव्स आर देयर. यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेरिका, यू कैन बाय इट फ्रॉम चाइना. द प्राइसेस आर डिफरेंट बट द क्वालिटी ऑल्सो डिफर्स. देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस. दैट मीन्स, जो सिकनेस का मतलब बीमारी होती है. इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंडिया में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं या जो सरकारी उपक्रम हैं, बहुत सारे बीमार डिक्लेयर किए गए हैं. बीमार डिक्लेयर करने के 2 पैरामीटर्स हैं. एक तो लास्ट ईयर में लॉसेस हुए होते हैं. अगर लास्ट ईयर लॉस हो और पिछले वर्ष तक आधा जो है 50% ऑफ दी लॉसेस या एक्यूमुलेटेड लॉसेस बोलें इसे, अगर, लेट मी राइट इट. फर्स्ट कंडीशन इज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिक डिक्लेयर करने के लिए 2 पैरामीटर्स हैं. दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए. फर्स्ट इज़ लॉस इन प्रीवियस ईयर, एंड सेकेंड कंडीशन इज़ accumulated loss is 50% or more of capital. एक तो पिछले वर्ष अगर हानि हुई हो, और जो पिछले वर्षों की हानि है वो 50% हो चुकी हो कैपिटल की, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को सिक घोषित कर दिया जाता है. दैट मीन्स सच टाइप ऑफ enterprise are not able to meet their, or they are not able to pay their डेप्ट्स, जो भी उन्होंने पे करना होता है. शॉर्ट टर्म डेप्ट्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं. दे आर नॉट एबल टू रीपे इट. और इसके अलावा वो ब्याज नहीं दे पाते बोरोइंग्स के ऊपर. इसके अलावा वो बेसिक खर्चे भी पूरे नहीं कर पाते जो प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम. इंडस्ट्रियल सिकनेस काफ़ी ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी में, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें काफ़ी प्रेवलेंट या कॉमन है. देन नेक्स्ट इज़ रीजनल इनइक्वालिटी. रीजनल इनइक्वालिटी. अब रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब, जितने भी रीजन हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये सभी इकोनॉमिकली बराबर नहीं है. द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स एंड रीजन्स ऑफ द कंट्री इज़ क्वाइट अनबैलेंस. दैट मीन्स, मैंने जैसे पहले बताया, जहाँ पर गवर्नमेंट, जिस स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल होंगी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होगा, जहाँ पर पावर सप्लाई कॉन्टीन्यूस होगी, वहाँ पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ईजी होता है करना. दैट मीन्स इट बिकम्स ईजी फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू एस्टेब्लिश एंटरप्राइज. So about 50% of the total industry in the country is located in the states of महाराष्ट्र, गुजरात. आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं. इसके अलावा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है. काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ आपको यहीं पे मिलेंगी, जो लगभग 50% है. और यही जो राज्य हैं लगभग 60% जो है टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट का कंट्रीब्यूट करते हैं. अब ये प्राइमरीली देखेंगे तो ये कितने राज्य बनते हैं. और इसमें अगर थोड़ा आप देखें, अभी हमारे यहाँ हिमाचल है, यहाँ पे 2003 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ने थोड़ा सा रफ्तार पकड़ी थी, और इसके साथ साथ
उत्तराखंड को भी जो है स्पेशल स्टेटस देकर वहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उस स्केल के इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं. देर आर नो और से वेरी लेस नंबर ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइज एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस कम हैं. तो इन दैट केस ये जो राज्य हैं, जो कुछ राज्य हैं, लगभग 60% खुद इंडस्ट्रियल आउटपुट का जो है प्रोड्यूस करते हैं. तो दैट मीन्स देर इज़ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी का मतलब हर राज्य में नहीं है ऐसा. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब जो भी हमारी प्लांट कैपेसिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो अगर 100% वो प्लांट कैपेसिटी अगर नहीं अचीव कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, दैट मीन्स इट इज़ द प्लांट इज़ वर्किंग अंडर यूटिलाइजेशन. दैट मीन्स देर इज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. एक तो मार्केट में डिमांड कम होना भी एक रीज़न हो सकता है, एंड there is another reason कि if the cost of production is rising, that means if there is rise in production cost, that reduces the profit margin. उसका लाभ जो है एंटरप्रेन्योर का वो है रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और अगर हम बात करें एक जनरल स्टडी की जो सर्वे की, तो इलेक्ट्रिकल गुड्स के जो से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है या सैनिटरी जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं लगभग अपनी टोटल प्रोडक्शन का 70% ही यूटिलाइज़ कर रहे हैं. इसके साथ साथ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, शुगर इंडस्ट्री है, ये लगभग 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर ही काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी सर्वे. So these industries, these primary industries are not working at 100% production capacity. So that is also one of the problem. Then the next problem, that is industrial dispute. Industrial dispute. जब हम डिस्प्यूट की बात करते हैं, बेसिकली देयर आर टू पार्टीज़, एक मैनेजमेंट है और दूसरा वर्कर्स हैं. इनके बीच में जब डिस्प्यूट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वर्कर्स अपनी सैलरी वेजेस को बढ़ाने के लिए बार बार नेगोशिएशन करते हैं थ्रू देयर ट्रेड यूनियंस, और they negotiated with management or employers. So if the production is not adequate, if the profits are not adequate, कमियां है जो है इसमें प्रॉफिट्स में लगातार रिडक्शन आ रही है ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी अदर रीज़न. यहाँ पर डिस्प्यूट काफ़ी देखने को मिलता है, और जब डिस्प्यूट होता है या तो प्लांट फिर बंद हो जाता है या फिर 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते, तो फिर इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है. अगर वहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया, दैट मीन्स नाउ दी एम्प्लॉयर्स दे विल नॉट बी एबल टू पे दी एम्प्लॉयज़. तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग जाता है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है. और तो ये दोनों को, मैनेजमेंट को और वर्कर्स को, ओनर्स को, दोनों को नेगोशिएट करके कुछ मांगों को मान लेना चाहिए, जिससे कि ये कंटिन्यूसली जो है काम करते रहें, एंड देर इज़ कंटिन्यूस कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. PSE इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और इंडस्ट्रीज़. तो ये एक्चुअली जो हमने पिछले जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल सिकनेस, ये भी हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ज़्यादा देखने को मिलता है. और इसके साथ साथ द एम्प्लॉयमेंट इज़ जनरली सिक्योर्ड. ये स्टडी में बताया गया है दैट गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गोल्डन हैंडशेक इंट्रोड्यूस किया था. वर्कर्स ज़्यादा थे पहले, तो इनएफिशिएंसी इसलिए भी थी क्योंकि these public sector were incurring losses. इनको हानियाँ हो रही थी. क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी. जहाँ पर 100 लोगों की आवश्यकता थी, वहाँ
पर 200 लोग काम कर रहे थे, तो जो अतिरिक्त 100 थे वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, तो इससे खर्चा बढ़ गया था, तो जिससे लॉसेस होते थे, इनएफिशिएंसी को इनएफिशिएंसी बढ़ गई। तो उस केस में गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गोल्डन हैंडशेक चलाया, जो है जिसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात की कि अगर जो भी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेगा उसको बची हुई सर्विसेज, 2 कंडीशंस दी, एक बची हुई सर्विसेज पे जो है बेनिफिट दिया जाएगा, या फिर जिसने ज़्यादा सर्विस कर लिया, दोनों को चुनने का वो एम्प्लॉय को अधिकार दिया गया। अब इसका कंसिक्वेंस या इसका जो दुष्प्रभाव ये रहा कि इससे इस लाभ का फ़ायदा उठाने के लिए कैपेबल लोग थे, वो ये इस तरह की फैसिलिटी लेके चले गए। दैट मीन्स कि जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया वो कैपेबल एम्प्लॉयज़ ने ले लिया, और जो नॉन कैपेबल एम्प्लॉयज़ थे वो अभी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। इन दैट केस इसकी सिचुएशन और ज़्यादा विशेष हो गई। सो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है विद फ्यू एक्सेप्शंस, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे ONGC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, BPCL है, BHEL है, ये सारे लाभ कमाने वाले एंटरप्राइजेस हैं, एंड दीज ऑल आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो एक्सेप्शंस डेफिनेटली हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जिसको अब गवर्नमेंट फिर से जो है डिसइन्वेस्ट करने की बात कर रही है। अभी हाल ही में एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर दिया गया, एंड टाटा ग्रुप हैज़ टेकन, और से उन्हीं का था पहले, गवर्नमेंट ने इसको अक्वायर कर लिया था 1950s में, जिसे फिर से वापस टाटा ने अक्वायर कर लिया। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल। When we talk about human capital, we are not talking about the human beings or number of employees, in availability of number of employees. When we talk about, we are talking about the skillful people, those who are employable, जिसको नौकरी दी जा सकती है, जिनको काम आता है. So human capital, it refers to the educated workers, you may say, and entrepreneurs, their health, their efficiency, their technical skill, their discipline. That means अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर हम देखें यहाँ इंडिया में, वी आर दी सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड, एंड देन ऑल्सो वी आर नॉट एम्प्लॉयबल. नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम भी सपोर्ट नहीं करता, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी को नहीं बढ़ाता. साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है इसी चीज़ को इंक्रीज़ जो है एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए. स्किल इंडिया जो है एक एग्जांपल है इसका. इसके साथ साथ डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, इसके साथ इनको यूनिवर्सिटीज़ का पार्टनर बनाया गया है फॉर डिज़ाइनिंग और से रीडिज़ाइनिंग और रीफाइनलाइजिंग the syllabus of the students, so that they become more employable. So there is dearth of skillful people, those who can be employed, those who can work efficiently. Numbers होने के बावजूद भी there is a problem of human capital. When we talk about human capital which is invested in an organization, if there is a problem or scarcity of it, that means we have number of people, those who are unemployed, but that is there is lack of human capital. Why? Because every one of them, or say most of them, are not employable. उनके पास वो स्किल या वो एप्टीट्यूड, वो एटीट्यूड नहीं पाया जाता. देन दी नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ लेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ये भी एक प्रॉब्लम है. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगभग 55% टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, या 45%, लगभग 44-45% जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती है. और ये नंबर्स ज़्यादा हैं, एंड दीज इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन दी रूरल एरिया ऑल्सो. तो इसकी प्रॉब्लम ये है, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ये यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं वो महंगी हैं. जो टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीनरी है वो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस में ज़्यादा देखने को मिलती है. और इसमें क्योंकि वैसे 45% करता है, पर SSI जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट्स या इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. और अगर इसको स्ट्रेंथ दिया जाए
तो उस केस में जो हमारा इम्बैलेंस है, जो इनइक्वालिटी, रीजनल इनइक्वालिटी, उसको भी टैकल किया जा सकता है। तो पर लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू compete विद दी प्रोडक्ट्स दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर जब प्रोडक्शन किया जाता है तो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो क्वालिटी एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, और यानी कम हो जाता है, तो वो सस्ता बाज़ारों में उतार देते हैं उसको, जिससे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बिक पाते। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि ये स्मॉल स्केल या माइक्रो, जैसे MSME है, इसके लिए ईजी लोन्स रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं एंटरप्रेन्योरशिप में भी। वो सारी चीज़ें करने के बावजूद भी ये जो है डेवलपमेंट नहीं है। काफ़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं या बंद होने की कगार पे है। देन यू नो loss to domestic units, it is also one of the problem. Loss to domestic units from foreign competition. So अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी का मतलब कोई, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, भारत की बात कर रहे हैं या इस इंडियन कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, अगर वो अपने देश में रेगुलेट कर रही है, और देर आर मल्टीनेशनल कंपनीज दोज हु आर डूइंग बिजनेस इन मोर देन 150 कंट्रीज़, तो वहाँ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का लाभ उनको मिल जाता है। उनकी क्वालिटी अलग है, उनके जो मैन पावर है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से वो हायर करते हैं प्रोफेशनल्स को। So in that, it becomes difficult for our, say, small scale or medium scale industries product. The products cannot compete with them. Their quality is better, और वो हमारे मार्केट को भी, मार्केट शेयर है उसको भी कैप्चर करते हैं विद इन इंडिया, बिकॉज लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट हमें पता है। उदारीकरण के बाद जो है 91 के बाद रिफॉर्म्स जो आया, उसके बाद इंडियन इकॉनमी को खोल दिया गया दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी, उनकी कंपनीज़ के लिए। सो मैनी कंपनीज आर दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ओवर हियर ऑल्सो। 150 देशों में, उससे अधिक देशों में वो माल अपना बेच रहे हैं, तो इंडिया में भी वो ओपन है। हमारी जो कंपनीज़ हैं वो उनके साथ compete नहीं कर पाती। देन नेक्स्ट इज़ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे मैन पावर स्किलफुल नहीं है, देर इज़ लैक ऑफ एटीट्यूड ऑल्सो, पीपल और एम्प्लॉयज़ आर नॉट मोटिवेटेड, these organizations are not earning good profits with few exceptions, हालांकि कुछ एक्सेप्शन हैं, बट दैट इज़ वाई अब टेक्नोलॉजी भी अगर हम ऑब्सोलीट या आउट ऑफ डेट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और अगर compete हमें करना है दूसरों से जिसके प्रोडक्ट्स के साथ हमें हमारे प्रोडक्ट को कंपेयर किया जाएगा कस्टमर्स के द्वारा, तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो इन्फीरियर क्लास में चला जाता है। सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दीज इंडस्ट्रीज़ टू सेल देयर प्रोडक्ट। बेचना है ना उसको, उसके बाद फिर वो रिवेन्यूज़ कम होते हैं, तो फिर वो उसकी प्रमोशन के लिए भी ज़्यादा खर्चा नहीं किया जा सकता जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इट इज़ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से जो CO2 की एमिशन है वो बढ़ गई है, ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे चला गया है, इसके साथ साथ पॉल्यूट हो गया है, ड्रिंकेबल वाटर ख़त्म होने लगा है, जो पानी का लेवल था बहुत नीचे चला गया है। अभी बोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे हमें बोर करना होता है। सो पॉल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट्स भी एडवांस नहीं लगे होते, और कुछ भी करके फिर उसके साथ साथ उसको कंट्रोल किया जा सकता है, मिनिमम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो एयर में रहता ही है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो एयर पोल्यूशन भी करते हैं, वाटर भी पोल्यूट करते हैं, एवरी काइंड ऑफ पोल्यूशन, और दे मेक नॉइस ऑल्सो इन फ्यू केसेस।
तो उस केस में नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। इसके साथ साथ दे क्रिएट लॉट ऑफ डिजीज़ ऑल्सो। जो भी वो पोल्यूट, चाहे एयर में सांस लेंगे, चाहे वो पोल्यूटेड पानी पिएंगे, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, उनकी लाइफ को भी खतरा रहता है, वो भी बीमार हो जाते हैं। So these were few problems faced by the industries in industries और industrial development in Indian economy. तो ये कुछ problems थे. In the coming lecture we'll proceed to the suggestions. We'll try to extend few suggestions to solve these problems of industrial development. So that's all for today.